वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे नीट क्रैश कोर्स। ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट का नीट क्रैश कोर्स। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पीवाई की प्रॉब्लम, पूरी थ्योरी को कंसेप्टुअल डिटेल से एक बार डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। आज जिस चैप्टर को हमने डिसाइड किया है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन इलेक्ट्रिक करंट। तो एक वीडियो लेक्चर में, एक एपिसोड में एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट है। आज ये अपने पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का टॉपिक। चलो अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अपना पहला जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसका नाम है करंट। करंट मीन आई, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होती है भाई? सपोज दैट अपने पास ये कोई कंडक्टर्स है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर्स मटेरियल है एंड इसको अपन ने किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करा दिया इस तरह से। एंड दिस इज अ हायर पोटेंशियल एंड दिस इज अ लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव वाला हायर होता है एंड नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे एंड जो वेलोसिटी होगी इनकी, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो करंट इनकी अपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो करेगी। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर गया, मीन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड इसकी यूनिट लिखेंगे एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड, ये लिख सकते हैं। तो ये आपको लॉजिक समझना है, इसे अपन करंट कहते हैं। ये करंट की एवरेज वैल्यू है एंड अगर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है तो डी क्यू डिवाइड बाई डी टी एम्पियर। एंड मेरा मतलब है कि जब चार्ज का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलो इसका एक पी वाई की प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं, नीट पी वाई की प्रॉब्लम। नीट पी वाई की प्रॉब्लम इस तरह की है कि यहाँ पर सपोज दैट अपने पास है एक कंडक्टर है एंड कंडक्टर में 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एक इंड से दूसरे इंड तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो सिचुएशन पर करंट क्या होगी? राइट, सपोज दैट अपने पास ये कोई कंडक्टर है एंड इस कंडक्टर में ये ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है। बी से ए की डायरेक्शन में पर सेकेंड 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हमें करंट की वैल्यू बताना है। करंट आई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी एंड क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी। क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है कि पर सेकेंड में कितनी करंट फ्लो होगी, तो आई इक्वल टू एन की वैल्यू 10⁻⁷ गिवन है क्वेश्चन में एंड ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलाम मीन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टाइम 1 सेकेंड है। एंड आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर पर सेकेंड। इतने एम्पियर की करंट एक सेकेंड में फ्लो कर जाएगी। तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये लॉजिक है। इस तरह से हम अपने टॉपिक पर एक बार को एक रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो टॉपिक है अपना, या सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन कह सकते हैं, पी वाई क्यू। ये प्रॉब्लम है कि ये अपने पास एक चार्ज की इक्वेशन गिवन है, रूट क्यू इक्वल टू सपोज दैट 2t-1 है एंड अपने को बताना है किस टाइम के बाद करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो टाइम बताओ जिस टाइम पर करंट जीरो हो जाती, करंट की वैल्यू जीरो हो जाती। कोई इस तरह से सर्किट बना हुआ है एंड इसमें करंट फ्लो कर रही है। वो टाइम हमें बताना है जब करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो हो गई, वो टाइम बताओ। तो टाइम बताने के लिए आपको मालूम है कि पहले इसका अपन स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा q इक्वल टू, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर देंगे, मीन 2t-1 होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा q इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4t, ये हो जाएगा। एंड इस तरह से वैल्यू बन गई एंड इसका डी क्यू डिवाइड बाई डी टी कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन हो जाएगा 80 एंड प्लस 0 माइनस 4, ये वैल्यू बन गई। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 80 इक्वल टू 4 हो गया, मीन टी इक्वल टू 1/2 सेकेंड। इतने सेकेंड के बाद करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये आपको लॉजिक समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन
नए प्रॉब्लम पर, जिसका नाम है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना उसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि अगर भैया अपने पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, बहुत सीधा सा लॉजिक होता है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बस तुम्हें बहुत ही इजीली समझना है। ये अपने पास कंडक्टर है, कंडक्टर को मैंने किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करा दिया इस तरह से। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पर कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ये V वोल्ट की बैटरी है एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर, मीन VA माइनस VB। ऐसा करने से अब देखो यहाँ पर चार्ज फ्लो कर रहा है एंड चार्ज की जो फ्लो की जो वेलोसिटी है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे एंड इस डायरेक्शन पर करंट फ्लो करेगी। ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। मीन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड V इक्वल टू आर आई, R इक्वल टू V डिवाइड बाई आई एंड ये कांस्टेंट है। ये ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। R मीन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू। एंड ध्यान रखना कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वैलिड है एंड अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल हो गया तो फिर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, फिर वो नॉन ओमिक सर्किट हो जाएगा। इधर V है एंड इधर अगर I है तो रेजिस्टेंस ये है एंड इसका अगर ये स्लोप तुम देखोगे तो इधर हो जाएगा डेल्टा I, इधर डेल्टा V। तो स्लोप टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा I एंड इसी को तुम रेजिस्टेंस कह सकते हो, मीन R इक्वल टू टेन थीटा या इक्वल में डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा I इस तरह से लिख सकते हो, डेल्टा I। तो ये लॉजिक है, ये स्लोप है एंड इस स्लोप को ध्यान रखना है। एंड रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी है जो अपने पास कंडक्टर है उसकी लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो अपने पास कंडक्टर है उसकी थिकनेस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इसके कुछ पैरामीटर हैं रेजिस्टेंस के, बिकॉज रेजिस्टेंस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, राइट, बिकॉज रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है। एंड ओम्स लॉ ध्यान रखना केवल कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, ओम्स लॉ वैलिड ओनली कंडक्टर्स, केवल कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन कंडक्टर्स में भी एक लिमिट है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, इफ रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो ओम्स लॉ वैलिड है, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, इस तरह से बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो सकते हैं। इन सभी को हमने सेम एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी से कनेक्ट करा दिए। दिस इज R1, R2, R3 एंड Rn। एंड ध्यान रखना है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो हर एक रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट करंट की वैल्यू सेम होगी हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो R इक्विवेलेंट मीन RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn। अगर सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा NR हो जाएगा RS। ये फार्मूला कब वैलिड होगा? इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू Rn इक्वल टू R, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इक्वल है। बट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन
पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर देखेंगे तो ध्यान रखना है कि एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ये अपने पास इस तरह से n रेजिस्टेंस हो सकते हैं एंड सभी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं इस तरह से। ये बैटरी हो गई एंड बाय द वे R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस, R3 एंड लास्ट का Rn रेजिस्टेंस है। एंड ध्यान रखना है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की वैल्यू डिफरेंट है बट पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर पोटेंशियल अगर V है तो V वोल्ट का पोटेंशियल हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। एंड यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखोगे Rp मीन पैरेलल इक्वल टू 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Rn। ये उस सिचुएशन पर होगा जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, चलो अब अगर बाय द वे इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू Rn इक्वल टू R, मेरा मतलब जितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं अगर उन सब की वैल्यू इक्वल है तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखोगे Rp इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट n टाइम्स 1/R मीन 1/Rp इक्वल टू n डिवाइड बाई R मीन Rp इक्वल टू R डिवाइड बाई n। तो ये फार्मूला आपको समझना है, इस तरह से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया। चलो इसका कुछ PYQ प्रॉब्लम अपन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लूप लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। चलो PYQ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस वायर है, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R है एंड अगर इस रेजिस्टेंस को स्ट्रेच करा दें एंड n टाइम्स इसकी लेंथ को इंक्रीज करा दें तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। एक ये क्वेश्चन है कि ये अपने पास एक रेजिस्टेंस वायर है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है एंड लेंथ L है एंड अब अगर इसकी लेंथ को हम इंक्रीज करा देते हैं एंड पहले के कंपेयर में लेंथ हो गई NL मीन n टाइम्स ज़्यादा हो गई, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है R न्यू, ये क्या होगा। तो ध्यान रखना है इसका फार्मूला R न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू R मीन ओल्ड रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई n स्क्वायर, जितना अपने पास पुराना रेजिस्टेंस था उसका n स्क्वायर टाइम्स, मीन आप इसे ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर मल्टीप्लाई R। ये अपना क्वेश्चन आगे नीट एग्जाम में आया हुआ था 4 मार्क्स का, ऐसा क्वेश्चन आए तो सॉल्व करो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। ठीक है, अगला PYQ प्रॉब्लम। अगला PYQ प्रॉब्लम कह रहा है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 4 ओम है, स्ट्रेच 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। वही क्वेश्चन है, अपने पास एक रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, एंड इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम एंड अब क्या किया जाता है कि इसकी बाय द वे स्टार्टिंग में लेंथ L थी, अब इसको स्ट्रेच कर दिया जाता है। जब स्ट्रेच कर दिया जाता है इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, अब इसकी लेंथ ट्वाइस हो गई, 2L हो गई पहले के कंपेयर में। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है उसे अपन कैलकुलेट करेंगे, R न्यू लिख दो या R डैश लिख दो। तो R डैश इक्वल टू R मल्टीप्लाई n स्क्वायर, n मीन कितने टाइम्स आपने लेंथ को इंक्रीज किया, तो यहाँ पर 2 टाइम्स आपने इंक्रीज किया। तो R डैश इक्वल टू ये पुराना जो रेजिस्टेंस है ओल्ड रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मीन 4, तो ये हो जाएगा 16 ओम। जो न्यू रेजिस्टेंस आ गया वो 16 ओम आ गया। तो ये PYQ प्रॉब्लम है अपना। चलो अपन अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम मोबिलिटी। इस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है भाई, जैसे ये अपने पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है एंड अगर इसको अपन ने सोर्स से कनेक्ट करा दिया इसे, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, तुम समझ रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, मैं इसको कलर बना लेता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बस ये लॉजिक है। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर अपन फार्मूला लिखते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू EE मल्टीप्लाई रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाई m।
ये ओनली आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है अपने पास रिलैक्सेशन टाइम है ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम एंड एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है। एंड डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो डिटेल वीडियो में जा सकते हैं, बिकॉज ये क्रैश कोर्स है तो हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं एंड फास्टली हर एक प्रॉब्लम पर फार्मूला एंड रिजल्ट पीवाई की प्रॉब्लम उस पर अपन एक बार क्विकली रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अपना ये तो हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड अगर इसका एक नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं जिसमें करंट को अपन शो कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो करंट आई इसमें फ्लो कर रही है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज एंड ए इज अ एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड वी डी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड एन ध्यान रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर जो नंबर ऑफ फिर इलेक्ट्रॉन है उनकी वैल्यू। एंड इसकी जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है, माइनस मीटर क्यूब मीन पर मीटर क्यूब। एंड यहाँ से अगर वी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो जरा, यहाँ से वी डी इक्वल टू आ जाएगा आई डिवाइड बाई एन ई ए। एंड वी डी की ये वैल्यू, ठीक है, एंड वी डी की ये वैल्यू इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो इधर से हो जाएगा तुम्हारे पास ई ई मल्टीप्लाई रिलैक्सेशन टाइम, ई ई मल्टीप्लाई रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाई एम इक्वल टू ये वैल्यू आई डिवाइड बाई एन ई ए। एंड ये फार्मूला ध्यान रखना, करंट डिवाइड बाई एरिया, इसे करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी J इक्वल टू करंट डिवाइड बाई एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ई रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाई एम इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए की जगह J डिवाइड बाई एन ई। एंड यहाँ से वैल्यू नीचे आ जाएगी, डिवाइडेशन में आ जाएगी, तो E इक्वल टू हो जाएगा m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर, करेक्ट। एंड मल्टीप्लाई रिलैक्सेशन टाइम इधर हो जाएगा J। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये इसे कहते हैं रजिस्टिविटी, ये रजिस्टिविटी की वैल्यू है। रो इक्वल टू m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम, ये रजिस्टिविटी है। एंड ये ध्यान रखना, एंड यहाँ से अगर रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम इक्वल टू m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर रो। एंड फिर एक और फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, 1 बाई रो इक्वल टू सिग्मा मीन कंडक्टिविटी। एंड फार्मूला आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, तो रिलैक्सेशन टाइम इक्वल टू m मल्टीप्लाई कंडक्टिविटी डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर। एंड इसकी जो यूनिट होगी वो सेकेंड होगी, बिकॉज दिस इज अ रिलैक्सेशन टाइम, ये सिग्मा यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज अ रिलैक्सेशन टाइम। एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है कोलिजन कर रहे हैं, तो बिटवीन टू कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। चलो ये तो हो गई, अपनी बात हो गई करंट डेंसिटी की। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ठीक है, करंट डेंसिटी हो गया, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ड्रिफ्ट स्पीड हो गई। एंड नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोबिलिटी। मोबिलिटी म्यू, एंड म्यू इक्वल टू वी डी डिवाइड बाई ई। ये आप फार्मूला ध्यान रखना, वी डी मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ई इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको लॉजिक, ये कंसेप्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रॉब्लम है अपना पी वाई क्यू से रिलेटेड। पी वाई क्यू,
ठीक है। तो ये अपने पास है मोबिलिटी इक्वल टू, ये वैल्यू बनकर आ जाएगी वी डी डिवाइड बाई ई। मोबिलिटी म्यू इक्वल टू वी डी डिवाइड बाई ई, ये मोबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, ये मोबिलिटी की वैल्यू आ गई। एंड इसका एक पी वाई क्यू प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है नीट पी वाई क्यू प्रॉब्लम है, एंड ये क्वेश्चन आया हुआ आपका 2022 में। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉपर वायर है एंड कॉपर वायर की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, रेडियस की वैल्यू गिवन है। मैं यहाँ पर डाटा लिख देता हूँ। एक अपने पास एक कॉपर वायर है, ठीक है। इस कॉपर वायर की जो लेंथ है L इक्वल टू 10 मीटर गिवन है। जो रेडियस है R, उसकी वैल्यू गिवन है 10 पावर माइनस 2 डिवाइड बाई रूट पाई मीटर, ये रेडियस गिवन है। एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है R इक्वल टू 10 ओम, ये रेजिस्टेंस गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है अपने पास है वो 10 वोल्ट पर मीटर है। अपने को फाइंड करना है यहाँ पर करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी है। करंट डेंसिटी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ करंट इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन करंट डेंसिटी J इक्वल टू I डिवाइड बाई A, ये आपको बताना है। एंड कैसे बताएंगे, अपने को एक फार्मूला मालूम है, एक फार्मूला है E इक्वल टू रो मल्टीप्लाई G। अभी मैंने ये फार्मूला आपको बताया। एंड रो इज अ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड R इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। बिकॉज यहाँ से अपने को रो की वैल्यू नहीं मालूम है, तो रो इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे R मल्टीप्लाई A डिवाइड बाई L। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई जी। अपने को करंट डेंसिटी बताना है। एंड फिर से प्रॉब्लम आ गई, अपने को ए नहीं पता है तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ई इक्वल टू आर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जे डिवाइड बाई एल। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे। ई की वैल्यू अपने पास है 10 इक्वल टू आर की वैल्यू 10 ओम है मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई एल की वैल्यू फिर लेंथ 10 ओम 10 मीटर है। रेडियस की वैल्यू अपने पास है 10 पावर माइनस 2 डिवाइड बाई रूट पाई, तो इसका स्क्वायर करेंगे 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 डिवाइड बाई रूट पाई का स्क्वायर केवल पाई। एंड यहाँ पर करंट डेंसिटी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास वैल्यू सिर्फ बचेगी 10, इधर आ जाएगा तो 10 इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 जे, ये वैल्यू बचेगी। एंड अगर इसे सॉल्व करेंगे तो जे इक्वल टू 10 पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये अपने को करंट डेंसिटी की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, इस तरह की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, नेक्स्ट पी वाई क्यू प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी भी कंडक्टर पर चार्ज की वैल्यू गिवन है, चार्ज का इक्वेशन गिवन है एंड कांस्टेंट के साथ, तो उसमें हमें बताना है कि कितना मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करेगी। एक अपने पास ये रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पर चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज की जो वैल्यू गिवन है अपने को वो 80 माइनस बी टी स्क्वायर है। अपने को बताना है हीट कितनी यहाँ पर सप्लाई होगी हीट, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये वैल्यू अपने को मालूम होती है। एंड Q की वैल्यू यहाँ से है तो I इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा टी, मीन डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। आई इक्वल टू, इसका अपन डिफ्रेंसिएशन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इधर हो जाएगा A माइनस 2BT। ये अपने को करंट की वैल्यू मिल गई एंड करंट की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हीट की वैल्यू मिलेगी H इक्वल टू आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई टी। यहाँ पर H इक्वल टू आई की वैल्यू अपने पास है A माइनस 2BT होल स्क्वायर, करेक्ट, आर मल्टीप्लाई टी। एंड इसे सॉल्व करेंगे तो अपने को हीट की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हीट इस रेजिस्टेंस के थ्रॉट क्रॉस कर रही है। तो ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका लॉजिक है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल हो गया एंड ये हो गया अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड है
एंड नेक्स्ट टॉपिक पर बातचीत करते हैं। उस टॉपिक का नाम है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन of cell, series and parallel, EMF of the cell, internal resistance, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ध्यान रखना है कि बाय द वे अपने को ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है R, ठीक है, एंड ये बैटरी है, बैटरी का प्लस माइनस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इस तरह से कनेक्टेड है। एंड बैटरी का जो ईएमएफ है वो E है, तो ध्यान रखना है E इक्वल टू V प्लस आई आर, ये फार्मूला ध्यान रखना है। एंड V इज ए टर्मिनल वोल्टेज, आई आर टर्मिनल वोल्टेज। ये फार्मूला उस समय लगाओगे जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ध्यान रखना। एंड अगर चार्जिंग का केस आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये आपको रूल समझना है। एंड यहाँ से अगर अपन इसको और आगे तक सॉल्व करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, एंड यहाँ से आई इक्वल टू या आर इक्वल टू 1/i, इधर हो जाएगा ई माइनस वी, एंड यहाँ से v इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से अपन i की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, i को इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। ये वैल्यू यहाँ पर अगर अपन पेस्ट कर दें तो r इक्वल टू हो जाएगा, इधर से हो जाएगा r डिवाइड बाई v, इधर हो जाएगा e माइनस वी, एंड अगर इसे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो r इधर हो जाएगा e डिवाइड बाई वी माइनस 1। तो ये अपने को मिल गई इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, सेल के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको समझना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जो करंट की वैल्यू है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल की वैल्यू बाय द वे कि सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल ये है, इसका इंटरनल, तीसरा सेल ये है, इसका इंटरनल, इस तरह से इसका ईएमएफ ये है, इसका ईएमएफ ये, इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ। तो ध्यान रखना है इंटरनल रेजिस्टेंस में जो करंट का फार्मूला आएगा, मेन किसी सेल की वजह से जो करंट की वैल्यू आती है वो E डिवाइड बाई R प्लस R आती है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस पॉइंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने पास है वैल्यू है E इक्वल टू V प्लस आई आर है, एंड यहाँ पर आई आर पुटअप कर देंगे तो आई आर प्लस आई आर, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइड बाई R प्लस R। तो ये लॉजिक समझना है। एंड अगर इस तरह से n सेल कनेक्टेड हैं तो जो I की वैल्यू हो जाएगी वो NE डिवाइड बाई R प्लस NR हो जाएगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हो जाएगी अपने पास है, बाय द वे इस तरह के n सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो NE डिवाइड बाई यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी NR प्लस स्मॉल r। ये आपके लिए रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड उसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये तुम्हारे लिए रिजल्ट जो है वो बड़े काम का है। अब अपन समझते हैं किरचॉफ करंट रूल, राइट, किरचॉफ। किरचॉफ करंट, किरचॉफ करंट रूल। तो करंट रूल क्या कहता है कि अगर अपने पास कोई ये इस तरह से वायर है, ये वायर है, ये वायर है, एंड ये जंक्शन आ गया, एंड इस जंक्शन पर जो करंट आ रही, बाय द वे I1 करंट आ रही है, इधर I2 करंट आ रही है, इधर I3, I4, I5, I6। तो ध्यान रखना है कि जो जंक्शन की डायरेक्शन पर करंट आएगी वो जंक्शन से दूर जाने वाली करंट की इक्वल होगी, मीन इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है।
तो इनकमिंग करंट है बाय द वे I1 प्लस I2 है, एंड ये वैल्यू इक्वल होगी I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6, ये ध्यान रखना है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इसका मतलब हो सकता है कि किसी भी जंक्शन से पास होने वाली जो टोटल करंट है उसका सम ऑफ जीरो है। एंड ये ध्यान रखना है कि इसके अकॉर्डिंग अपन I इक्वल टू अपन लिख सकते हैं डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा T। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ टोटल चार्ज पासिंग फ्रॉम द जंक्शन इक्वल टू जीरो मीन डेल्टा Q इक्वल टू जीरो, बिकॉज जो KCL है किरचॉफ का जो करंट रूल है वो चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। चलो फिर इसके बाद बात करते हैं अपना किरचॉफ लूप लॉ, जिसे KVL कहते हैं या लूप लॉ। लूप लॉ क्या है? लूप लॉ कहता है कि अगर ये अपने पास कोई भी एक लूप है जिसमें रेजिस्टेंस भी है, सेल भी है, बैटरी भी है, एंड ध्यान रखना कितने भी रेजिस्टेंस, कितने भी सेल, कितने बैटरी हो सकते हैं, एंड इस लूप पर जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम ऑफ होगा वो जीरो होगा, मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। ये आपको समझना है। एंड इसमें दो तीन बातें ध्यान रखना है आपको कि अगर आप करंट की डायरेक्शन पर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, करंट की अपोजिट डायरेक्शन पर जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा। करंट की डायरेक्शन बाय द वे ये वायर है एंड करंट इस डायरेक्शन पर जा रही, आप भी इसी डायरेक्शन पर अगर कोई वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, करंट की डायरेक्शन पर डिक्रीज होती है और करंट की अपोजिट डायरेक्शन पर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये अपने पास एक PYQ प्रॉब्लम है जिसमें 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 ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम एंड एक बैटरी है, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट का है। फिर इसके बाद रेजिस्टेंस है 1 ओम का, यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पर एक B पॉइंट है, एंड यहाँ पर स्टार्टिंग में A पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल VA है। अपने को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस मीन VA माइनस VB की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये लॉजिक समझना है। बाय द वे आपने इक्वेशन लिखना स्टार्ट किया पॉइंट A से, तो पॉइंट A एंड करंट की डायरेक्शन पर जा रहे हो, करंट इस डायरेक्शन पर है, करंट की डायरेक्शन पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखना है करंट की डायरेक्शन पर, एंड करंट यहाँ पर 2 एम्पियर की है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो करंट की डायरेक्शन पर गए, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ पर गए, अपने को रेजिस्टेंस मिला कितना, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, डिक्रीज हुआ कितना पोटेंशियल, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 4, एंड फिर अपने को बैटरी मिली, बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव पर आ रहे हैं तो माइनस का 3, एंड फिर करंट की डायरेक्शन पर जा रहे हो तो करंट है अपने पास 2 एम्पियर की, रेजिस्टेंस है 1 ओम मीन -2 एंड माइनस VB इक्वल टू 0, एंड इसे अगर सॉल्व करोगे तो VA माइनस VB इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो 4 और 3 7 और 7 टू कितना 9 मीन 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन दिस डायग्राम। चलो फिर अगली अपनी PYQ प्रॉब्लम पर बात करते हैं, एंड अगला जो टॉपिक है अपना वो PYQ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। PYQ ये प्रॉब्लम कहता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ, किस कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, जो KCL है किरचॉफ करंट रूल है वो किस कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, I इक्वल टू 0। आपको अभी मैंने बताया ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, फिर इसके बाद अगला टॉपिक है अपना व्हीटस्टोन।
व्हीटस्टोन का लॉजिक ये है कि अगर अपने पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, मतलब 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। ये रेजिस्टेंस बाय द वे P है, ये रेजिस्टेंस Q है, R है एंड S है, ये रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ पर अगर आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करा लिया इस तरह से एंड ये स्विच लगा दी, इस तरह से यहाँ से एक बैटरी को कनेक्ट करा दिया, एंड अगर इन दोनों एंड पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, इस एंड पर करेक्ट एंड इस एंड पर, सपोज दैट ये x है एंड ये y है, तो अगर Vx की वैल्यू Vy के इक्वल है तो गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली जो करंट है वो जीरो होगी, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा। एंड इन द सिचुएशन पर रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, मीन P बाई Q, करेक्ट, P डिवाइड बाई Q इक्वल टू S डिवाइड बाई R। ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है एंड ये फार्मूला उस समय वैलिड होगा जब ये बैलेंस सिचुएशन पर होगा, गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू जीरो है, ये समझना है आपको। एंड इसी तरह से एक इसका रिलेटेड एक PYQ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। PYQ प्रॉब्लम कहता है कि एक अपने पास इस तरह से ये एक व्हीटस्टोन एक डायग्राम बना हुआ है इस तरह से, इस तरह से, एंड बीच में एक रेजिस्टेंस गिवन है ये, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 3 ओम, इधर है 4 ओम, इधर है 8 ओम एंड इधर है 6 ओम, एंड इधर बीच में 7 ओम का एक रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ पर हमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है, तो इसको आपको डिस्कनेक्ट करना है। एंड जब इसको डिस्कनेक्ट कर दोगे तो देखो यहाँ से जो करंट आएगी वो इस पॉइंट पर आकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I1 एंड I2। इस वायर में I1 I2 जा रही, तो इन दोनों पर करंट सेम है, 3 एंड 4 में इन दोनों का सीरीज करना है। इधर I2 करंट इस दोनों में फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज पर हो गए, एंड 3 और 4 का जो सीरीज करोगे जब तो हो जाएगा 7, एंड इधर जब आप सीरीज करोगे 8 एंड 6 का तो ये हो जाएगा 14। अब इन दोनों को पैरेलल कर देना है, तो जब पैरेलल करोगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, मीन 7 मल्टीप्लाई 14, 14 डिवाइड बाई 7 प्लस 14, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपके पास 7 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 21, इससे 3 से डिवाइड कर दोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे तो 3 आ जाएगा, मीन 14 डिवाइड बाई 3। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा इसका, इस सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस है वो मिल गया। चलो अपन आगे बात करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है उसका नाम है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। एंड ये लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को मेजर करती है। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ की पॉइंट बता देता हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, जहां पर ग्रेडियंट वर्ड आ जाए वो चेंज को बताता है, तो इसका मतलब पोटेंशियल में कितना चेंज आता है। जैसे ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस बाय द वे पोटेंशियल की वैल्यू है 100 वोल्ट, यहाँ पर है बाय द वे 60 वोल्ट है, एंड इसकी जो लेंथ है सपोज दैट मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर पर अगर करंट फ्लो होगी तो कितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा, 40 वोल्ट का डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर में 40 वोल्ट का डिक्रीज हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में 4 वोल्ट का डिक्रीज होगा। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है, मेन पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को के से प्रेजेंट करेंगे तो के इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस, बाय द वे ये x है एंड ये y है, तो Vx माइनस Vy डिवाइड बाई x एंड y के बीच की जो लेंथ है, ये ध्यान रखना, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट लिखोगे। एंड जो पोटेंशियोमीटर होता है इसका यूज क्या होता है, इसका यूज है 2-3 तरह से। एक तो जैसे अपने पास एक प्राइमरी सर्किट है, ये इस तरह से, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये रियोस्टेट आ गया एंड यहाँ से इसको इस तरह से कनेक्ट करा दिया, एंड ये सेकेंडरी सर्किट, दिस इज अ प्राइमरी एंड दिस इज अ सेकेंडरी।
एंड यहाँ पर अपने पास एक सेल कनेक्ट करा दिया, दूसरा सेल यहाँ से कनेक्ट करा दिया इस तरह से, ये गैल्वेनोमीटर इस तरह से। एंड यहाँ से अगर अपने को इन दोनों सेल का ईएमएफ का रेशियो कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना है कि E1 रेशियो E2 इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। एक तो ये, दूसरा जो इस पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने में, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाय द वे ये अपने पास एक प्राइमरी सर्किट है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रियोस्टेट आ गया, ये इस तरह से कनेक्टेड हो गया। ये मैं यहाँ पर सेकेंडरी सर्किट बना लेता हूँ जिसका पोटेंशियल ईएमएफ है E। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, इसकी बैलेंस लेंथ मिल गई L। अब देखो ज़रा, इस सेल का ईएमएफ उतना ही होगा जितना इन दोनों पॉइंट A एंड B पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ये आपको समझना है, ठीक है। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई L लेंथ बिटवीन A एंड B, एंड इसकी जगह तुम लिख सकते हो ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइड बाई लेंथ, मीन E इक्वल टू KL। तो ये आपको ये लॉजिक समझना है, ये कंसेप्ट है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर अपन प्रॉब्लम पर बात करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का वही मेथड है, मैं फार्मूला एक बता देता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E डिवाइड बाई V माइनस 1। एंड अभी मैंने आपको बताया एक फार्मूला E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2, या इसे E डिवाइड बाई V लिख सकते हो। तो जहाँ पर E डिवाइड बाई V है वहाँ पर L1 बाई L2, L1 बाई L2 इज अ बैलेंस लेंथ, ठीक है, बैलेंस लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर आप L1 बाई L2 लिख सकते हो, तो इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1। दिस इज ए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ड्यू टू पोटेंशियोमीटर। तो ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक चलते चलते इसका एक PYQ प्रॉब्लम कर लेते हैं नीट का। ये PYQ प्रॉब्लम आपका आया हुआ है 19 में, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक अपने पास इस तरह से बैटरी है, फिर इसके बाद यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं इस तरह से, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, करेक्ट। एंड फिर इसके बाद यहाँ से हमने इसको कनेक्ट करा दिया, और ये गैल्वेनोमीटर इस तरह से कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर G। यहाँ पर इसकी बैलेंस लेंथ है L1, इधर वाली L2। तो हमें इसमें से बताना है कि जो रेजिस्टेंस है P एंड Q, इसका रेशियो क्या होगा। एंड सीधी सी बात है, P एंड Q का जो रेशियो होगा वो L1 बाई L2 होगा, बिकॉज P एंड Q इज ए रेजिस्टेंस। एंड फ्रॉम व्हीटस्टोन कंसेप्ट, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल से हम लोग ये जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो वो इक्वल है, एंड ऑल्सो ये वैल्यू लेंथ की इक्वल है, बिकॉज रेजिस्टेंस R की वैल्यू लिखते हैं रो L डिवाइड बाई A, एंड रजिस्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है, तो P इक्वल टू लिख लेंगे रो L1 डिवाइड बाई A, एंड Q इक्वल टू रो L2 डिवाइड बाई A। एंड अगर इन दोनों का डिवाइडेशन करेंगे तो P डिवाइड बाई Q इक्वल टू, यहाँ से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा L1 डिवाइड बाई L2। दिस इज ए बेसिक कंसेप्ट। तो ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें से हम लोगों ने PYQ प्रॉब्लम पर बात की, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हर एक कंटेंट पर बात किया। तो यहाँ पर जो नीट के जो PYQ प्रॉब्लम आए हुए थे लास्ट ईयर में, उन सभी प्रॉब्लम पर हमने बात की, एंड ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर पर बात करेंगे, एंड उसके PYQ प्रॉब्लम पर बात करेंगे। यहाँ से कंप्लीट हुआ। तो नीट एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करने के लिए यहाँ पर बने रहें, एंड हर एक वीडियो लेक्चर का वेट करें, एंड उसे पढ़ें, समझें, एंड अपने नीट एग्जाम में फिजिक्स के कंसेप्ट को और डेवलप करें।